संप्रदाय विशेष के तुष्टिकरण और उस तुष्टिकरण के लिए महिलाओं की मानमर्दन की घटनाओं को करने वाले लोग, वे लोग जो लूटपाट की घटनाएं कर रहे थे, वे लोग जो हत्याएं कर रहे थे, वे लोग जो गोहत्या कर रहे थे, उन सभी को सरकार जो है बचाने का काम कर रही थी। अफगानिस्तान के अंदर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा वहां के जो बौद्ध, वहां के जैन, वहां के पारसी और वहां के हिंदुओं को तलवार के दम पर उनको जबरन धर्मांतरण करने के लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र चल रहा इस्लामिक ताकतों के द्वारा, कहीं ये उनके द्वारा कोई पूर्व की तैयारियों के लिए एक संदेश तो नहीं है। नमस्कार, नवचेतन सत्यवाद पर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में। आज हमारे साथ है बजरंग दल में रहे काफी समय तक और बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के पद पर हैं और इनके चाहने वाले इनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी पुकारते हैं। तो आज चलिए बात करते हैं विवेक प्रेमी जी से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत तो मुझे भी नहीं पता कैसे हुई। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो तब शाखा के माध्यम से संघ के संपर्क में आया था और उसके बाद शाखा पे जुड़ा रहा। फिर जब मैं 7वीं कक्षा में था तो उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता की आवश्यकता थी शामिल नगर में। तो संघ के जो तत्कालीन नगर प्रचारक थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री जो हमारे उस समय थे सुदर्शन चक्र जी, उनको मुझे सौंप दिया। इसके बाद बजरंग दल में मैं जब 7वीं कक्षा में था तो मैं बजरंग दल का प्रांतीय अभ्यास वर्ग करके आया। वहां से मुझे एक क्लास के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई जी। उसके बाद फिर मैं एक विद्यालय का प्रमुख, नगर विद्यार्थी प्रमुख, जिला संयोजक, फिर उसके बाद प्रदेश का विद्यार्थी प्रमुख, फिर विभाग संगठन मंत्री। और जहां कभी मैं एक बजरंग दल के प्रांतीय वर्ग में 2003 में शिक्षार्थी बन के गया था और उसके बाद सन 2018 में अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग में शिक्षक रहने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और इसके बाद सन 2020 में कोरोना के दौरान पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मेरी घर वापसी हुई थी। तो घर वापसी होने के बाद पूर्णकालिक जीवन से वापस हो गया। तो पूर्णकालिक जीवन से वापस हुआ, सब अपने वरिष्ठ जनों से, अपने संघ के प्रचारकों से और सभी जो अपने अधिकारी थे उन सबसे बातचीत करके उनकी अनुमति से मैंने भारतीय जनता पार्टी 2020 में ज्वाइन की थी। और 2020 से ही समझे कि मैं राजनीति में, सामाजिक जीवन तो मेरा 20 वर्ष से अधिक हो गया था जी। और आज आप सभी के बीच क्षेत्र में सेवा में। इस बीच कहीं एक बार आप जेल भी गए हैं, क्या था वो पूरा मामला? आप जेल गए थे? हाँ, सन 2015 के दौर की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गौ हत्यारों का आतंक चरम सीमा पर था जी। बड़ी पीड़ा थी, मन में वेदना थी। एफआईआर दर्ज कराते तो पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर दर्ज कर लेती थी। 2-4 दिन व्यक्ति छूट के आ जाता था। पुलिस ने कहीं एफआईआर दर्ज की लेकिन उसमें नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की, किसी केस में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। तो पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस की इस कार्रवाई के चलते पुलिस उस समय सरकार के इतने दबाव में थी और मैं यहाँ पुलिस और प्रशासन का एक खराब पॉलिसी को भी मैं यहाँ पे इंगित करूंगा कि पुलिस और प्रशासन के कभी कभी कुछ अधिकारी चार्जों के लालच में वो सरकार की गलत नीतियों को भी प्रोत्साहन देते हैं। तो उस समय सरकार की गलत नीतियां थी, कुछ संप्रदाय विशेष के तुष्टिकरण और उस तुष्टिकरण के लिए महिलाओं की मानमर्दन की घटनाओं को करने वाले लोग, वे लोग जो लूटपाट की घटनाएं कर रहे थे, वे लोग जो हत्याएं कर रहे थे, वे लोग जो गोहत्या कर रहे थे, उन सभी को सरकार जो है बचाने का काम कर रही थी। और तो पुलिस की इस कार्रवाई के चलते और सरकार की इस तुष्टिकरण की नीति के चलते एक सभी हिंदू संगठनों में एक गुस्सा था। तो वही वो गुस्से का हिस्सा था। कुछ लोग थे जो गोकशी कर रहे थे, गाय काट रहे थे। उसके बाद उन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया। हमले के बाद बचाव में हमारे द्वारा भी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद मुझे माननीय न्यायालय ने उस मामले में बाइज्जत बरी किया है और आज मैं से बरी हो चुका हूँ।
आपके ऊपर रासुका लगी थी, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई थी, तो इतनी बड़ी धारा लगाने का मतलब क्या था? देखिए मैं आपको बताऊं, वो रासुका केंद्र सरकार ने नहीं लगाई थी। वो रासुका तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रशासन को जबरदस्ती प्रेशर बना के, जबकि उससे पहले मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे। जी। वो पहला एक आपराधिक मुकदमा, और वो भी जबरदस्ती मुझे पुलिस के द्वारा अपराधी बनाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनएसए लगाई गई थी, और कुछ ठीक तरह से पैरवी ना होने के कारण केंद्र सरकार ने संस्तुति की थी उसकी। उसके बाद केंद्र सरकार तक और माननीय राज्यपाल महोदय तक ये पूरा विषय विस्तार तक पहुंचाया गया कि गोरक्षक है और सब चीजें हैं, तो भारत सरकार के हस्तक्षेप से वो 8 महीने बाद वो रासुका निरस्त की गई थी। आप सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं और काफी आपने गायों के लिए काफी कुछ किया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि गौ सेवा, सामाजिक कार्यों में सेवा करना, ये कहाँ से प्रेरणा मिला? ये प्रेरणा तो कुछ जन्मजात भी थी। मेरे दादाजी विवाह के बाद श्री महंत हो गए थे, संत बन गए थे, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। मेरी दादी जी आर्य समाज से जुड़ी रही, मेरा पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा रहा। और जब मैं बहुत छोटा था तभी से संघ के प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, संगठन मंत्री पूर्णकालिक घर में आना जाना था, तो बचपन से वो सब चीजें सुनते थे। किस प्रकार से देश के अंदर गौ माता की हत्या की जा रही है, किस प्रकार से छोटे छोटे बछड़ों को उनकी खाल के लिए उनको मारा जाता है, काटा जाता है, तो वो वेदनाएं, वो पीड़ाएं मन में बचपन से थी। एक लड़की को आपने अपने परिवार से मिलवाया, 20 साल बाद वो लड़की अपने परिवार से मिली थी, क्या था ये पूरा मामला? हाँ, सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़की का मैसेज आया जी। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था जी। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे मैसेज रैंडमली होते हैं, वो मैसेज मुझे आते रहे, मैंने देखा ही नहीं। तो उस लड़की ने मुझे और सर्च किया गूगल पे, या पता नहीं कहाँ से उसने मेरा नंबर सर्च कर लिया। उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं आपको सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे कई दिनों से मैसेज करके संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप संपर्क नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने बताया हाँ बात बताइए आप। तो उसने कहा कि मैं इस तरह शामली, बल्कि शामली तो उसको ध्यान भी नहीं था, उसने मुझे बताया कि मैं 20 साल पहले अपने माता पिता से एक रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गई थी, और कोई झिंझाना जैसा कुछ नाम, उसको नाम भी कंफर्म नहीं था, उसको झिंझाना जैसा कोई नाम की जगह थी, और जहाँ के मेरे माता पिता रहने वाले हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम मिल लो, फिर चले जाओ। फिर मुझे पता नहीं कि मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे नहीं पता? उसने बताया कि मैं जिस समय मेरे माता पिता से मैं बिछड़ी थी स्टेशन पे, उस समय मैं 8 वर्ष की आयु की बच्ची थी, और आज मेरी आयु 28 वर्ष हो चुकी। ये 20 साल पहले घटना है, तो मुझे कुछ याद नहीं है मेरे माता पिता कहाँ रहते थे। तो इसके बाद मैंने तो तार पूछते पूछते तार हाँ, ढूंढते गए। ये उसको ढूंढने की स्टोरी बड़ी दिलचस्प रही। सबसे पहले मैंने उससे पूछा, बल्कि ऐसा हुआ कि उसने मुझे बताया, और मैंने कहा कि ठीक है तुम मुझे कल मुझसे बात करना। फिर उससे मेरे अगले दिन बात नहीं हो पाई, और धीरे धीरे वो फिर बात फिर चली गई। उसका मेरे पास 1 महीने बाद फिर फोन आया। 1 महीने बाद जब फोन आया तो मैंने उससे पूछा कि मेरा नाम बताओ, तुम्हें क्या क्या याद है? उसने मुझे बताया कि मुझे अपने पिता और माता का नाम याद है। मेरी माता का नाम बाला था, मेरे पिता का नाम मदन था, और मेरे 2 भाई बहन और भी थे, बस मुझे इतना याद है। तो मैंने एक पेपर पर नोट कर लिया। और इत्तेफाक ये हुआ, दुर्भाग्य ये रहा कि वो सुबह सफाई करते हुए मेरे पीछे सफाई की होगी किसी ने, तो वो पेपर गायब हो गया। अब वो नंबर मैंने सेव करना फिर भूल गया था जी। मुझे फिर 20 दिन बाद कॉल आया उसी नंबर से। उसने फिर कहा कि सर कुछ हुआ। कि मैंने फिर सीरियस लिया, मैंने डायरी उठाई, डायरी में नोट करा। तो लड़की ने मुझे बताया वही कि मेरे माता का नाम बाला था, पिता का नाम मदन था, और मेरा बचपन का नाम जो है खुशी था। जी। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ढूंढता हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले पता किया कि तुम रहती कहाँ थी। तो उसने बताया कि झिंझाना नाम की जगह थी। तो झिंझाना एक हरियाणा में भी है। जी। तो मैंने पहले कंफर्म करना चाहा कि कौन सा झिंझाना। तो उसने मुझे बताया कि मेरे बड़े जो है वो कागज का फूल बनाने का काम करते थे, और कागज का फूल बनाने के लिए वो अक्सर दिल्ली जाया करते थे, और दिल्ली से सीधा ट्रेन एक शहर में आती थी, उस शहर से हम फिर बस लेकर अपने गांव की तरफ जाते थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा, इसका मतलब ये शामली और वही झिंझाना है।
तो फिर मैंने उससे और बातें पूछी, तुम बताओ तुम्हें और क्या याद है। तो उसको याद, उसने बताया कि मेरे साथ मेरी बहन भी रेलवे स्टेशन पे थी जो बिछड़ी थी, जी और उस मेरी बहन का नाम राखी था। जी मैंने कहा ठीक है, तो और क्या याद है। तो उसने और बताया कि मेरे घर के पास सड़क के उस तरफ एक स्कूल था। हम्म, मैंने कहा और क्या याद है। और बताया कि हमारे गांव में और भी लोग कागज का फूल बनाने काम करते हैं। हम्म, तो हमारे इस आसपास झिंझाना थाना क्षेत्र के इलाके में सिर्फ 2 ही कम्युनिटी हैं जो यहाँ पे फूल बनाने काम करती है, एक तो बावरिया समाज, हम्म, एक बंजारा समाज। हम्म, तो सबसे पहले मैं बंजारा समाज के गांव में गया, जाना था क्षेत्र में। तो मैंने पता करा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गांव में इस नाम का कोई है क्या माता पिता जिनकी बच्ची खोई हो। तो मैं लड़की को दोबारा फोन करा, मैंने कहा तुम और कुछ बताओ। तो लड़की ने एक बहुत दिलचस्प बात मुझे बताई। लड़की ने मुझे कहा कि मेरे मामा भी मेरे ही गांव में रहते थे। हम्म, तो गांव में शादी करने का रिवाज सिर्फ और सिर्फ हमारे जनपद में बंजारा समाज में तो नहीं है, बावरिया समाज में है। ना, तो मैं समझ गया इसका मतलब कि बावरी समाज की लड़की है। तो मैं बावरी समाज गांव में पहुंचा। फिर मैंने और पूछा कि और तुम बताओ तुम्हें क्या याद है। हम्म, तो उसने कहा कि मेरे घर के पास सिख भी रहते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी बावरियों में सिर्फ वे गांव ढूंढने हैं जहाँ जिनमें बाबा सिख और बावरिया समाज के लोग एक साथ रहते हैं, हम्म, और ऐसा गांव जिस गांव में अब से 20 साल पहले भी सरकारी स्कूल था। तो हम सबसे पहले एक ऐसा गांव अहमदगढ़ है, अहमदगढ़ पहुंचे। अहमदगढ़ के लोग हमने बताया। फिर हम और खानपुर, यानी काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी और गाँव में घूमे फिर इस ऐसे दौरान। ढूंढते रहे। फिर आखिर में एक छोटा बच्चा खड़ा हमारी बात सुन रहा था, और वो तुरंत दौड़ा हमारे पास से। तो मैं देखा कि यार किसी को बताने जा रहा। तो उसके बाद हम फिर बावरी समाज के जो प्रधान हैं उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपके समाज की कोई ये घटना है, और ये बेटी इस तरह 20 साल पहले गायब हुई थी। तो इतने में मैंने देखा एक लड़का जो वहां से भागा था, वो एक लड़के को साथ लेके हमें ऐसे गांव में घूम रहा। हम्म, तो मुझे शक हुआ कहीं मुझे ना ढूंढ रहा हो। हम्म, तो मैंने उस बच्चे को आवाज लगाई, इधर आ। तो मैंने कहा, हाँ मैं आपको ही ढूंढ रहा था, और वो ये इसकी मौसी है। अच्छा वो लड़का साथ में था। मैंने कहा हाँ भाई तुझे कैसे पता। कह रहे कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि मेरी 2 मौसी थी जो 20 साल पहले स्टेशन पे खो गई थी। हो गया। तो मैंने कहा अपने घर लेके चलो अपनी मम्मी के पास। कहा मेरी मम्मी तो मेरी नानी के घर पे ही है। तो हम उसके नानी के यहाँ पहुंचे, तो बताया वो लड़की मिली। लड़की को मैंने फोन मिला, मैंने कहा कि भाई लो मम्मी से बात करो। जी, अब वो तो भाई वो सीन, वो पूरे वो दृश्य बहुत भावनात्मक रूप से भाव विभोर पूरा परिवार हो गया, और सबकी आंखों में आंसू छलक गए। और भावुक हो गए। लड़की वो रो पड़ी फोन पे। और मतलब वो सब चीजें देखकर एक माँ, भाई, उसकी बड़ी बहन, जी। उसके भांजे, तो वो सब बहुत अच्छा, इससे एक अलग आपने अभी कुछ सोशल मीडिया पे एक चीज डाली है कि अ, बांग्लादेश को लेके, तो क्या है ये पूरा? देखिए, ये बांग्लादेश की जो घटना है, जी ये घटना सिर्फ एक बांग्लादेश का किस्सा नहीं है। ये एक संप्रदाय विशेष के द्वारा चलाया जा रहा पूरे विश्व के अंदर एक षड्यंत्र है। हम्म, ये शुरुआत अफगानिस्तान से हुई। अफगानिस्तान के अंदर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हम्म, वहां के जो बौद्ध, वहां के जैन, वहां के पारसी और वहां के हिंदुओं को तलवार के दम पर उनको जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया। जी, अपनी बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां के अल्पसंख्यक, वहां के जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, इन सब के सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो वे देश को छोड़ के जाएं या फिर वहीं के वहीं रहते हुए इस्लाम कबूल कर लें। और वही सब षड्यंत्र आज बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर 45 मिनट के अल्टीमेटम पर शेख हसीना का देश छोड़ के भारत में शरण लेना, और उसके बाद जिस प्रकार से पूजा पद्धति के आधार पर वहां के बौद्ध, वहां के जैन और वहां के हिंदुओं को जिस प्रकार से उनकी बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, ये सीधा सीधा एक षड्यंत्र है हिंदुओं के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति। या तो वे देश छोड़ दें या वो वहीं रहते हुए इस्लाम कबूल लें। लेकिन यही सब स्थिति भी मणिपुर एक राज्य है हमारे देश में, वहाँ पर भी काफी मतलब कि स्थिति ठीक नहीं थी। तो उस पर क्यों नहीं कुछ भी एक्शन लिया गया? मतलब कि वहाँ पर भी हिंदू और ईसाइयों के बीच थी जो
तकरार बढ़ती चली गई। राज्य सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दी, वहाँ पे लगा कि भाई सरकार है ही नहीं। जिस तरह की वीडियोस आई वहाँ से महिलाओं के साथ वो कपड़े उतारे गए गलत तरीका से, बिल्कुल मतलब कि उल्टा उसी को उठा लिया पुलिस ने भी। तो इस पर क्यों नहीं बोला गया कुछ कि ये भी ठीक नहीं है देश के अंदर? हाँ, देखिए, किसी महिला के साथ उसके मान सम्मान से खिलवाड़ होना वो पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में है। और ऐसा नहीं है, आपने भारत के एक प्रदेश की घटना का जिक्र किया, लेकिन ये भी घटना सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है। आप देश के अंदर आज केरल की स्थिति देखिए, केरल की स्थिति क्या, आज देश के अंदर आप पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, आप देश के अंदर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखिए, और आप दूर क्यों जाना है, आप यहीं पर अपने शामली जिले में हम रहते हैं। आपने शामली जिले के अंदर गढ़ी पुख्ता को देखा है, आपने शामली जिले के अंदर कच्ची गढ़ी को देखा है, आपने शामली जिले के अंदर झिंझाना को देखा है, और पूरे देश के अंदर इतना बड़ा उदाहरण आप कैराना को देख रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, अब भी सरकार बीजेपी की ही है केंद्र में, और राज्य में भी पिछले काफी समय से सरकार बीजेपी की है। अगर अब भी ये भयावह स्थिति है तो इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, क्या करे, किस तरह ठीक होगी ये स्थिति? ये भयावह स्थिति एक दिन में नहीं बनी। ये भयावह स्थिति इस देश के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुई थी, और मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुई भारत के अंदर वो मुहिम, वो अकबर, वो औरंगजेब, वो बाबर, वो अलाउद्दीन खिलजी, और आज अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसी मिशन को लेकर भारत के अंदर पीएफआई, तो कभी हिजबुल, और अनेकों संगठन देश के अंदर काम कर रहे हैं। और उनकी जड़ें कहां तक हैं आप समझ नहीं पाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा होगा, हमने कैराना का पलायन रोका। जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, हमने जम्मू कश्मीर की वो पत्थरबाजी बंद की। आज जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक, वहां का आम जनमानस आज वो पत्थरबाजी को छोड़कर आज सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर सुशासन आया। कैराना के अंदर, मैं आपको, आप हंसेंगे बात सुनकर, कि कैराना के अंदर जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कैराना के अंदर रहने वाले लड़कों के रिश्ते होने बंद हो गए थे। बाहर के लोग आकर रिश्ते नहीं करते थे, कैराना के अंदर रिश्ते नहीं करेंगे। बारात अगर कैराना में आई तो वो दिन रहते लौट जाती थी। वो कैराना जहां पर रात तक बारात नहीं रुकती थी, उस कैराना के अंदर मैंने ये परिवर्तन देखा। अभी कुछ दिन पहले मैं रात में कैराना गया तो मैंने देखा था एक पति पत्नी रात के 10 बजे सड़क पर भोजन करके टहलने के लिए निकले थे। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बता रहे हैं कि आप कितनी बेहतर हुई है, कितनी संभल गई है पहले से। वही पुलिसकर्मी है, वही सब लोग हैं, लेकिन काम अच्छा करके दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो मणिपुर में क्यों नहीं ऐसा किया गया कि कुछ समय के लिए उसकी मणिपुर की बागडोर योगी जी के ही हाथ में दे देते, जब वो सफल हैं, उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? क्यों उस मुख्यमंत्री को ही ढोते रहे कि नहीं आप ही संभालेंगे राज्य? क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर दिया गया? क्यों सरकार बर्खास्त नहीं? मणिपुर की स्थिति अब बहुत कंट्रोल में, और मणिपुर की स्थिति को देखते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने 4 दिन वहीं पे कैंप भी किया था। आपको पता होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 4 दिन मणिपुर में रहे थे। वहां पे भारत सरकार के अर्धसैनिक बल भेजे गए, और स्थिति, वहां की सरकार, वहां के प्रशासन और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की सुशासन की नीति के चलते सभी स्थिति यहाँ पे कंट्रोल हुई। यदि स्थिति कंट्रोल ना होती तो उसके ऊपर पार्टी विचार करती। और इतने बड़े निर्णय मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, ये करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन हाँ, मुझे और मैं आपको भी आश्वस्त करता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर सुशासन के लिए, पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, इस देश की अस्मिता और इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है वो नरेंद्र मोदी जी और ये भाजपा सरकार लेगी। एक सवाल, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वहां से आई, सत्ता छोड़ के, उनसे छुड़वा ली गई सत्ता जबरदस्ती, वो भारत में आई और अब वहां पे सरकार बनेगी जो,
तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे? हमें क्या भारत में शरण देनी चाहिए थी वहाँ की प्रधानमंत्री को? देखिए, बांग्लादेश और भारत के आज से ही नहीं, शुरू से मित्र संबंध रहे और इसी का ये एक पहलू था कि जब ब्रिटेन ने और विश्व के अनेकों महाशक्तियों से शेख हसीना ने संपर्क किया था, उन सब ने शरण देने से मना कर दी और ऐसी स्थिति में भारत ने शेख हसीना को शरण दी और वहां की सरकार के लिए तो मैं समझ नहीं पा रहा किस तरह की वहां पर सरकार लौटी है सत्ता में, कैसा वहां का लोकतंत्र है। पहले सरकार के प्रति विद्रोह था और आप तो मीडिया कर्मी आप देख रहे होंगे कि वहां के प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके जी वहां के चीफ जस्टिस का इस्तीफा लिया, 2 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्तीफा लिया। तो मैं तो व्यक्तिगत मेरा एक कहना है कि अब पश्चिम बंगाल बिल्कुल पूरी तरह से वहां के अल्पसंख्यकों को रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और विश्व की सभी महाशक्तियों से मैं ये अपील करूंगा कि बांग्लादेश के अंदर आम जनमानस को वहां के जैन, वहां के बौद्ध, वहां के ईसाई और वहां के हिंदू और वहां के सभी अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा वहां पर प्रदान हो, उनकी बेटियों को सुरक्षा प्रदान हो, वे सम्मान से अपनी पूजा पद्धति को बनाए रखते हुए वे रह सके, इसके लिए वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत में भी ये स्थिति हो सकती है, भारत में भी इस तरह अगर चलता रहा तो भारत भी ज्यादा दिन दूर नहीं, इस तरह की कुछ सोशल मीडिया पर दिखते हैं। हाँ, अभी सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारत में हो सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये हिंदुओं के प्रति जो षड्यंत्र चल रहा इस्लामिक ताकतों के द्वारा, कहीं ये उनके द्वारा कोई पूर्व की तैयारियों के लिए एक संदेश तो नहीं है, और वास्तव में अगर ये पूर्व की तैयारियों के लिए एक संदेश है तो हमारे देश के मूल निवासी, यहाँ के हिंदू, यहाँ के बौद्ध, यहाँ के पारसी, यहाँ के सिख, यहाँ के जैन और भारत की केंद्र की सरकार और सभी राज्यों की सरकारों को बिल्कुल आगाह होने जाना चाहिए कि जिस तरह से ये सलमान खुर्शीद जैसे नेता अपने समाज को एक संदेश दे रहे हैं पूर्व की तैयारी के लिए, ये भारत के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए सरकारों को और सभी जिम्मेदार एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। बांग्लादेश और भारत में ये अंतर है कि वहाँ का जो आरक्षण नीति थी वो जातिगत नहीं थी, वो एक विशेष तरह के लोगों को जिनको वो चुन लेते थे कि ये थे स्वतंत्रता सेनानी, इनके बच्चों को, उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जातिगत आरक्षण। दूसरी बात, वहां पर उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, वो सड़कों पर उतर रहे थे और सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन भारत की स्थिति उसके ठीक उलट है। भारत में अभी किसान आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, भारत सरकार ने टीमें भेजी लगातार, और जब नहीं बनी बात, एक हद तक जाके जब लगा कि नहीं, झुक नहीं रहे हैं किसान नेता और किसान मान नहीं रहे हैं, धरने पर ही बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, तो उन्होंने अपने कानून वापस ले लिए। तो भारत में तो बातें सुनी जा रही हैं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप है नहीं, भारत में तो कानून भी वापस हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति ऐसी होने में देर नहीं लगेगी, ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, भारत के और बांग्लादेश के पहले तो आंदोलनों का फर्क समझिए। किसान आंदोलन को और बांग्लादेश के इस आंदोलन को हम तुलना नहीं कर सकते। और ये कैसा आरक्षण का आंदोलन, चलिए ठीक है, मानता हूं कि बांग्लादेश के अंदर आरक्षण को लेकर तानाशाही हो रही थी और उस तानाशाही का परिणाम था कि आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री आवास में घुस जाना और प्रधानमंत्री के प्राइवेट कपड़े उनको सड़क पे लेकर उछाला जाना, दरअसल वहाँ पे बात एक तरफा, वहाँ तो बात हो ही नहीं रही थी ना पब्लिक के साथ, जैसे हमारे यहाँ है भारत में। चलिए मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस आरक्षण में वहां के अल्पसंख्यकों का क्या रोल था? वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस आरक्षण में उस मंदिर की क्या घटना, जी क्या हिस्सा था मंदिर, उस आरक्षण में किस बिंदु में मंदिर हिस्सा था? वहां पे सड़कों पर महिलाओं के सार्वजनिक और सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, उन हिंदू लड़कियों के, उन हिंदू बहनों के। सड़कों पर गरीब हिंदुओं को, वहां के नेताओं को, वहां की सेना को हमला करके
मारा जा रहा है, घायल किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। 40,000 लोगों की भीड़ सड़क पे उतर के पूरे हिंदू गांव में घुस गई, गांव के अंदर हजारों हिंदुओं को मार दिया। तो इस आरक्षण में उन हिंदुओं को क्या रोल था? ये सब क्यों हुआ? दरअसल वहाँ की सेना का रोल था तख्ता पलट करने में बहुत बड़ा, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति आज तक कभी ना सुनी है। और एक वाक्य भी है कि सेम बहादुर जी के साथ जो बात हुई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, उसके भी बड़े चर्चे होते हैं। तो भारत की सेना लोकतंत्र में बड़ा विश्वास रखने वाली और लोकतंत्र के साथ चलने वाली सेना है। तो जब तक सेना नहीं चाहेगी, तख्ता पलट करना बहुत आसान काम है नहीं जनता के द्वारा कि भाई जनता विद्रोह कर दे और तख्ता पलट हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी तख्ता पलट के लिए नहीं है। ये आप उनके बयानों को ध्यान सुनिए, वो जनता के विद्रोह की बात कर रहे हैं जी। और वो कौन जनता, किसके प्रति विद्रोह? ये सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है जी। और हिंदुओं को टारगेट करके ये बयानबाजी दी जा रही है और अपने समाज को ये लोग भड़काने काम कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि तैयार रहो उसके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए तो एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस आती रहती है, जगह जगह से सब इनपुट्स आते रहते हैं सरकार के पास कि कहाँ स्थिति खराब हो सकती है, कहाँ सब कुछ सामान्य रहेगा। ये सब चीज़ें तो हैं भारत में। ऐसी भयानक स्थिति के बारे में सोचना कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है भविष्य में, ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हैं इतने सामान्य समय में? गोधरा कांड जब हुआ था जी, यही भारत था। कांधला के अंदर रेल रोक के उसको आग लगाने की कोशिश की गई थी पिछले दिनों, आपको ध्यान होगा, समाजवादी सरकार के दौर। समाजवादी पार्टी के विधायक का उसमें रोल था, वो भी इस देश के अंदर हुआ था। तो आप कैसे कह सकते दोबारा नहीं होगा? दरअसल हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र सरकार है। एक दंगा हो जाना, कहीं उन्माद फैल जाना, वो अलग तरह की चीज है, लेकिन पूरे देश में तख्ता पलट कर देना, कि सत्ता ही छीन लेना, ये संभव कैसे है? तख्ता पलट तो करना इस देश के अंदर संभव नहीं। जी। इतने मजबूत लोकतंत्र में और ऐसे नेतृत्व के चलते ये तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि भारत तख्ता पलट कर दे। जी। लेकिन मैं सचेत रहने की बात कर रहा हूं। जी। मेरा जो इशारा है वो सचेत रहने की तरफ है। हमारे देश के वो विपक्षी नेता जिन्होंने हमेशा जातिवादी की राजनीति की है, जी। जिन्होंने हमेशा जातियों के आधार पर वोट मांगा है, वे नेता इस देश के अंदर सत्ता में लौटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देश में शांति बनाए जो रखने इस तरह की ना रहे, आशंका ही ना रहे, तो उसके लिए क्या स्थिति आनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देश में शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे देश के इस लोकतंत्र को और मजबूत करना। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे। और एक चीज और आवश्यक है, हम अपने इतिहास को जानें और इतिहास के उन बिंदुओं से क्या हमारे से पूर्व में गलती हुई है, उन गलतियों को ध्यान करके उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, जी। ये सीख लेना। इसके लिए लगातार इस केंद्र की सरकार के आने के बाद हमारे इतिहास को जो पहले तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया गया था, जी। इतिहास में हमारे महापुरुषों को और हमारे वास्तविक इतिहास को बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो इस देश के अंदर आने वाली पीढ़ियों को और हमारे देश के अंदर अखंडता और देश की संप्रभुता ये बनी रहे, उसके लिए जो आवश्यक सब चीजें हैं वो भारत की सरकार कर रही है। धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ विवेक प्रेमी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि हम और अधिक आपको लोगों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।